स्टे हंग्री स्टे फूलिश। आईआईएम अहमदाबाद के 25 स्नातकों की कहानियां जिन्होंने खुद अपनी राह बनाई। लेखक की कलम से। हम जिन प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ देते हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा हमारा पीछा करता है वह है, अगर मैं ऐसा करता तो, अगर मैं कॉलेज की अपनी प्रेमिका से शादी कर लेता तो, अगर मुझ में ऐसा न करने की समझ रही होती तो, अगर मैं इस नौकरी के बाजार में पैदा हुआ होता तो, अगर अगर मैंने थोड़ी कम योजना बनाई होती तो, अगर मैं थोड़ा और जिया होता तो, अगर मैं ऐसा करता। कोई कल्पना नहीं है, ये हमारी आशाएं, सपने और इच्छाएं हैं। तर्क और विवेक नैपथलीन की वे गोलियां हैं जिनके साथ हम उन्हें एक न एक दिन नाम के संदूक में पैक कर देते हैं। लेकिन जब वह दिन आता है तब तक हम बूढ़े, बहुत गरीब, बहुत थके हुए या बहुत आलसी हो चुके होते हैं। यह किताब उन सब के लिए है जिन्होंने मौका मिलने पर उसका भरपूर फायदा उठाया, ताकि वे एक दिन पछताओं के साथ नहीं जागें। बेशक उन्होंने बाजार, अवसर और आवश्यकता के गैप देखे, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह कि वे आईने के सामने खड़े हुए और उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप को देखा। उनके स्वरूप ने उनसे कहा कि सिर्फ इसलिए साबुन बेचना अर्थहीन है कि इसके लिए आपको अच्छा पैसा दिया जा रहा है, कि एक कॉर्पोरेट गुलाम होना आसान विकल्प है, लेकिन यह विकल्प नहीं है जो सही लगे, कि अपनी प्रतिभाओं के साथ कुछ बड़ा और बेहतर किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने वे चीजें की जो दूसरों को मूर्खतापूर्ण लगती थी, और वे उस अतिरिक्त चीज के लिए भूखे रहे। स्टे हंग्री स्टे फुलिश की सीख स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2005 की ग्रेजुएट कर रही क्लास को अपने प्रारंभिक संबोधन में दी थी, और इस किताब के लिए मैं जितने उद्यमियों से मिली वे सब इसी सिद्धांत वाक्य को आदर्श मानते हुए जिए हैं। प्रत्येक कहानी भिन्न है, लेकिन फिर भी एक स्तर पर सारी कहानियां समान है। उद्यमी ने विश्वास की छलांग लगाई, फिर वर्षों तक संघर्ष करके जीवन बिताया, और फिर अंत में वह आकार और परिमाण प्राप्त किया जिसके कारण हम इस प्रयास को सफल कह सकते हैं। ऐसी हर कहानी की तरफ के अनेक लोग हैं जो अभी भी उसी तरह की संघर्ष भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। यह पुस्तक उन्हें एक नई आशा और स्फूर्ति प्रदान करेगी, और उन सब के लिए जो वह साबुन बेचे जाने से पहले हर सवेरे खुद को आईने में देखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वे इस किताब में एक झलक देखेंगे, अपने भूखे और मूर्ख वास्तविक स्वरूप की झलक। मन में है विश्वास। वे लोग जो जानते थे कि उद्यमिता ही सही रास्ता है, वे एमबीए करने के तुरंत बाद या बमुश्किल एकाध साल काम करने के बाद इस क्षेत्र में कूद पड़े थे, और तब तक हार नहीं मानी जब तक कि वे सफल नहीं हो गए। नौकरी की कहानी। संजीव भीखचंदानी, नौकरी.com। संजीव भारत के सबसे सफल इंटरनेट उद्यमी है। लगभग एक दशक तक उन्होंने हाशियों पर रहकर संघर्ष किया, लेकिन अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। 2006 में नौकरी.com भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर आईपीओ लाने वाला पहला .com बन गया। संजीव भीखचंदानी अत्यंत ऊर्जावान व्यक्ति हैं। सुस्त कदमों से चलते हुए वे इंटरव्यू के लिए दफ्तर में आए, आराम से बैठे और पहले 40 मिनट तो मुझे यही ज्ञान देते रहे कि मैं अपना व्यवसाय कैसे चलाऊं। उन्होंने जो भी कहा उसमें दम था। मेरे अंदर के उद्यमी ने मन ही मन नोट्स बनाए, लेकिन लेखक बौखला गया। उफ, ये जनाब तो बहुत बोलते हैं। एनर्जाइजर वाले खरगोश की तरह वे बोलते जाते हैं, और भारत के सफलतम इंटरनेट उद्यमी के लिए वास्तव में यह उपमा सटीक है। इस व्यक्ति ने बहुत कम उम्र में अपना काम शुरू किया था, और उनकी ऊर्जा कभी कम नहीं हुई, तब भी नहीं जब 6 साल तक वे खुद को तनख्वाह नहीं दे सके थे, तब भी नहीं जब उन्हें परिवार के पालन पोषण के लिए एक दूसरी नौकरी करनी पड़ी थी, तब भी नहीं जब उन्हें पूंजी तो मिली लेकिन .com का सारा सपना धराशायी हो गया था। बात यह है कि उद्यम वृत्ति संजीव के लिए अनेक विकल्पों में से एक नहीं था, यह एकमात्र विकल्प था। लेकिन क्या संजीव ने कल्पना की थी कि एक दिन उनकी कंपनी इन्फो एज, जिसे आमतौर पर नौकरी.com से जाना जाता है, शेयर बाजार की दुलारी बन जाएगी?
उद्यमों की अग्रणी बनेगी जिसके पास अपने चरम पर बाजार में लगी पूंजी $1 अरब और एक पूरी तरह से प्रखर विकास गति होगी। जवाब संजीव ईमानदारी से मानते हैं, वास्तव में नहीं। अपनी कंपनी शुरू करने की वजह थी आजादी, खुद अपना बॉस होना, अपना काम करना, अपनी प्राथमिकताएं तय करना। कुछ बनने की, कुछ अलग सा करने की इच्छा तो थी ही। समय के साथ सफलता भी मिली, लेकिन उन दिनों की जब वे नौकरी के क्वार्टरों से अपना छोटा सा व्यवसाय चलाते थे, संजीव खुश थे और यही बात इस कहानी को दिलकश बनाती है। नौकरी की कहानी, संजीव भीखचंदानी। मैंने अपना अधिकांश जिंदगी दिल्ली में बिताई है। मेरे पिता सरकार में थे, वे डॉक्टर थे। मेरी माँ गृहिणी थी। परिवार में व्यापारिक कोई नहीं था। असाधारण कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी संजीव ने 12 साल की उम्र में ही कमोबेश तय कर लिया था कि उनका करियर क्या दिशा लेगा। उस वक्त तक मेरे दिमाग में यह विचार आकार लेने लगा था कि देखो, आगे कहीं चलकर मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करूंगा। संजीव ने सेंट स्टीफंस कॉलेज में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। दिलचस्प बात यह है कि उनका आईआईटी में दाखिला हो गया था, लेकिन वे उसमें नहीं गए। मैंने सोचा कि वह 5 साल का कोर्स है, जबकि बीए 3 साल का है, तो उसके बजाय अर्थशास्त्र पढ़ता हूँ। फिर 2 साल काम करूंगा और आईआईएम अहमदाबाद जाऊंगा। सच तो यह है कि वे इंजीनियरिंग से प्रेरित नहीं थे। सरकारी कॉलोनियों में रहने वाले ज्यादातर मिडिल क्लास बच्चों की तरह उन्होंने भी बस परीक्षा दे दी थी। लेकिन दूसरों के विपरीत उनके पास एक अलग अलग सोच थी और लकीर का फकीर न बनने का बेपरवाह सा आत्मविश्वास, एक ऐसा गुण जो आमतौर पर उद्यमियों में पाया जाता है। संजीव ने 3 साल काम किया और फिर आईआईएम गए। कैंपस में रहने के दौरान हमारा एक ग्रुप था जो उद्यमशीलता की बात करता था, उद्यमशीलता के बारे में सोचता था। मैंने LEM और PPID जैसे कुछ कोर्स किए जो उद्यमशीलता की ओर ज्यादा केंद्रित थे। योजना थी 1-2 साल काम करने और फिर कोई कंपनी शुरू करने की। मेरे दिमाग में तो यह साफ था कि दिल्ली में ही रहना है, क्योंकि वहां मेरे माता पिता का घर था, एक सुरक्षा आवरण था। मेरे पास पूंजी नहीं थी। मैंने सोचा कि कुछ समय काम करूंगा, अवसर तलाशूंगा और फिर अपना काम शुरू करूंगा। एक इच्छा तो थी भिन्न होने की, लेकिन संजीव ने जब इस सबसे पहले अपना काम शुरू किया तो असल में उन्होंने कुछ भिन्न नहीं किया था, सिवा HMM, जिसे अब ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन के नाम से जाना जाता है, में हॉर्लिक्स की मार्केटिंग की सुविधाजनक नौकरी छोड़ने के। एक पार्टनर के साथ संजीव ने 2 कंपनियों की नींव डाली, इंडमार्क और इन्फोएज। पहली की विशेषज्ञता फार्मास्यूटिकल ट्रेडमार्कों में थी और दूसरी वेतन सर्वेक्षण एवं रिपोर्ट तैयार करती थी। लेकिन अपना काम करने का रोमांच सुस्पष्ट था। कंपनी ने अब उनके पिता के घर के सर्वेंट क्वार्टर में पहली सांस ली थी। 800 रुपये प्रति माह के साधारण से किराए पर। कर्मचारियों को भी तनख्वाहें देनी होती थी और अक्सर तनख्वाहें देने के ठीक पहले 29 तारीख को पैसे की तंगी खड़ी हो जाती थी। खुद संजीव को भी तनख्वाह उन कुछ बिजनेस स्कूलों से मिलती थी जहां वे वीकेंड पर पढ़ाते थे। खुशकिस्मती से उनके साथ एक एंजल निवेशक था, संजीव की पत्नी और बैचमेट, जो नेस्ले में काम करती थी। इस तरह वे घर का खर्चा चला पाते थे। जिस तरह सहज भाव से वे ये बताते हैं, वह मुझे अच्छा लगा। मैंने सुरभि से कह दिया था शादी से पहले ही कि मैं बहुत जल्दी नौकरी छोड़ दूंगा और उद्यमी बनूंगा। मैंने उनसे कह दिया था कि कुछ समय हमें उनकी तनख्वाह पर गुजारा करना होगा। उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें खुद भी ऐतराज नहीं था। सारे पुरुष ऐसे नहीं होते। उद्यमशीलता के साथ मसला यह है कि आप अपने अहम को लेकर नहीं चल सकते। आपको व्यवसाय में रहना है तो उसे जुड़ा हर छोटा बड़ा काम करना होगा। आपको अपने सपने को बरकरार रखना है तो पड़ोसियों या रिश्तेदारों के इन तानों की परवाह छोड़नी होगी कि घर का बॉस कौन है, और इस सब के साथ आपको तलाश करते रहनी होती है उस एक आइडिया की, उस एक उत्पाद या सेवा की जो आपकी कंपनी को रिपोर्ट लेखक या परियोजनाकर्ता से कुछ ज्यादा बना दे। वह एक आइडिया जो आपको एक ब्रांड बनाता है। आइडिया कहीं से भी आ सकते हैं। हो सकता है आप बाथटब में बैठे हों और आपको अपना यूरेका पल मिल जाए, या किसी किसी बस में हो या डाइनिंग टेबल पर हो। और ऐसा ही हुआ नौकरी डेटाबेस के आइडिया के साथ।
HMM के बिना केबिनों वाले दफ्तर में बैठे हुए संजीव अपने सहकर्मियों को बिजनेस आइडिया के पन्ने पलटते देखते थे, जो कि उस जमाने में अग्रणी व्यापारिक पत्रिका थी। उन दिनों पत्रिका के आखिर के 30-40 पन्ने नियुक्ति विज्ञापनों के होते थे और संजीव देखते थे कि हर कोई पत्रिका के पिछले पन्नों से पढ़ना शुरू करता है। यूरेका पल! हर कोई नौकरियों की भीतरी जानकारी रखना पसंद करता है। HMM श्रेष्ठ नियोक्ता जैसी कंपनी में भी लोग यह जानने के लिए उत्सुक रहते थे कि बाहर और क्या है। भले ही आप किसी नौकरी की तलाश में न हो, लेकिन नौकरी के विज्ञापन तो देखेंगे ही। यह एक अनमोल अनुभव है। यह एक अनमोल अनुभव था और संजीव जानते थे कि कहीं न कहीं इसका अनुप्रयोग होगा। इस सब के अलावा हर हफ्ते रोजगार नियोजक उन नौकरियों की पेशकश लेकर जाते थे जिनका कभी विज्ञापन भी नहीं दिया जाता था। यानी बाहर नौकरियों की भरमार थी और लोग इन नौकरियों के बारे में जानने में दिलचस्पी थी। अगर कोई इस डेटाबेस को एकत्रित करे, उसे सामयिक और गतिशील बनाए रखे, तो आपके पास एक ऐसा उत्पाद होगा जो एक समस्या को हल कर देगा और किसी रूप में यह मुनाफा बख्श भी हो सकता था। सिवा इसके कि ऐसे डेटाबेस को संग्रहित करना और उसे प्रयोक्ताओं के लिए सुगम और सस्ते में उपलब्ध करवाने का कोई तरीका नहीं था। और इस तरह यह फाइल करो और भूल जाओ वाले विचारों में दर्ज हो गया, जब तक कि एक सुबह अखबार में टेलीकॉम विभाग द्वारा जारी एक विज्ञापन नजर नहीं आया। विज्ञापन में वीडियो टेक्स्ट की बात की गई थी, एक ऐसी सेवा जिसमें लोग पूरी दिल्ली के टर्मिनलों से एक केंद्रीय सर्वर में संग्रहित जानकारी को प्राप्त करने में सक्षम होते। विज्ञापन में निजी समूहों को आय में हिस्सेदारी के आधार पर इन डाटाबेसों का निर्माण करने और उनकी देखरेख करने के लिए आमंत्रित किया गया था। और संजीव ने कहा, अरे क्यों न इस प्लेटफॉर्म पर हम नौकरियों का एक डेटाबेस बनाएं। इन्फो एज को शॉर्टलिस्ट किया गया। स्क्रीन, मार्गनिर्देशन और UI के साथ एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जमा की गई। अफसोस, टेलीकॉम विभाग ने परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। साल है 1993 और दूसरी कई बातों की भी फिक्र करनी है। संजीव और उनके पार्टनर ने अलग होने का फैसला किया। दोनों पार्टनरों ने एक एक कंपनी, आधे कर्मचारी और आधी संपत्ति ले ली। संजीव के हिस्से में इन्फो एज आई और नौकरियों के डेटाबेस का विचार भी इसके साथ आया। लेकिन जिंदगी वापस अपने ढर्रे पर चल दी। रिपोर्ट, डेटाबेस, बाजार के अध्ययन, मानकीकृत चीजें सस्ते दाम में बेची जाती। इन्फो एज दक्षिण दिल्ली के अपने दफ्तर से जहां यह थोड़े समय रही थी, वापस सर्वेंट क्वार्टर में आ गई। कम लागत के मॉडल पर इन्फो एज ने थोड़ा सा पैसा कमाया और संजीव अपने मकान में कुछ निर्माण करवा सके। एक बार फिर कंपनी ने जगह बदली, इस बार उनके अपने घर की दूसरी मंजिल पर। तो हालात ठीक ठाक थे, न बहुत अच्छे न बहुत बुरे। काम बढ़ रहा था, लेकिन धीमे धीमे। और फिर संजीव प्रगति मैदान में IT एशिया नाम की एक प्रदर्शनी देखने गए। यह पहली बार उनका परिचय इंटरनेट से हुआ। यह निर्णायक पल था। इस बारे में बातें करना, याद करना भर कि यह कैसे हुआ था, संजीव को जोश से भर देता है। मैंने एक स्टॉल देखा जिसका टाइटल था WWW। मुझे कौतूहल हुआ। मैंने कहा, यह क्या है? उसने कहा, सर, यह वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? यह इंटरनेट है। इंटरनेट क्या है? मैंने इस बारे में कभी नहीं सुना था। उसने कहा, सर, आप ईमेल भेज और प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉल BSNL इंटरनेट अकाउंट का रीसेलर का था और उसकी दिलचस्पी मुख्यतः इंटरनेट कनेक्शन के साथ संयुक्त ईमेल ID बेचने थी। इसलिए संजीव को कोई तुक नजर नहीं आई वे किसके साथ वार्तालाप करते। फिर उस आदमी ने कहा, सर, इंटरनेट से आप बहुत सारी जानकारी पा सकते हैं। किस विषय पर? संजीव ने पूछा और रीसेलर ने एक डेमो दिया। प्रारंभिक ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर पर ऐसे इंटरफेस पर जो डॉस जैसा दिखता था। उसने एक साइट खोली, याहू नाम की, और खोज के लिए एक शब्द लिखा। इस तरह सर, आप किसी भी जानकारी के लिए खोज कर सकते हैं। अब तक संजीव के दिमाग में घंटियां बजने लगी थी। उन्होंने कहा, अरे, वह पुराना आइडिया जो तुम ठंडे बस्ते में डाल चुके हो, उसके लिए यह जरिया बन सकता है। वे रीसेलर से मुख्ताबी हुए। देखिए, मैं एक वेबसाइट शुरू करना चाहता हूँ, यह कैसे करूँ? उसने कहा, सॉरी सर, मैं तो आपकी मदद नहीं कर सकता।
इसके लिए आपको एक सर्वर चाहिए होगा और सभी सर्वर यूएस में है। संजीव ने कहा, ठीक है, शुक्रिया। लेकिन एक विचार रोक दिया गया था, कोई रास्ता खोजा जाना था। वे घर गए और उन्होंने अपने भाई सुशील को फोन किया, अपने से 7 साल बड़े, आईआईएम से स्नातक और यूसीएल में प्रोफेसर। मैंने कहा, सुनिए, मैं इंटरनेट पर एक वेबसाइट शुरू करना चाहता हूँ। आपने इंटरनेट के बारे में सुना है? वे हंसने लगे। बिल्कुल, हम तो रोजाना इसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा, अच्छा, लेकिन भारत में तो यह अब आया है। लेकिन मैं एक वेबसाइट शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन सारे सर्वर यूएस में है। मुझे एक सर्वर चाहिए। मेरे भाई ने कहा, हाँ जरूर। मैंने कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। यह 1996 के अक्टूबर की बात है। मंदी का दौर आ चुका था। कंपनी वापस खतरे के क्षेत्र में पहुंच गई थी। परिवार में एक बच्चा आ चुका था और दूसरा आने वाला था, इसलिए सुरभि ने भी ब्रेक ले लिया था। तब तक संजीव ने पायनियर अखबार के कैरियर परिशिष्ट में सलाहकार संपादक की एक और नौकरी कर ली थी। जब उन्होंने अपनी मुश्किल समझाई तो भाई ने कहा, चिंता मत करो, जब तक तुम्हारे हालात ठीक नहीं हो जाते तुम्हारे सर्वर का भुगतान मैं कर दूंगा। साझा सर्वर का मूल्य $25 प्रति माह था। बदले में संजीव ने अपने भाई को कंपनी में 5% की हिस्सेदारी दे दी। उन्होंने कहा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि यह न्याय संगत होगा। फिर संजीव ने आईआईएम की वीएन सरोजा को बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। सरोजा ने शुरुआती टीम में ऑपरेशंस का कार्यभार संभाला और 9% की हिस्सेदारी पाई। अब संजीव अपने एक मित्र अनिल लाल के पास गए, जो बहुत अच्छे प्रोग्रामर थे और घर के फ्रीलांस प्रोजेक्टों पर काम करते थे। मैंने कहा, देखिए, मुझे एक वेबसाइट चाहिए। अनिल ने कहा कि उन्हें इंटरनेट के बारे में कुछ पता नहीं है। संजीव ने कहा, चिंता न करें, मुझे यकीन है कि आप किसी न किसी तरह इसे समझ लेंगे। हफ्ते भर के अंदर अनिल ने फोन किया और बोले, मैं यह कर सकता हूँ। और इस तरह 7% की हिस्सेदारी के साथ अनिल Naukri.com के संस्थापक पार्टनर बन गए। इसी बीच संजीव ने देश भर के प्रतिष्ठित अखबारों के वर्गीकृत विज्ञापन जुटाए। वे काम कम होने की वजह से कंपनी के 2 खाली बैठे डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पास गए। उन्हें नौकरियों के डेटाबेस की विस्तृत रूपरेखा वाली पुरानी फाइल निकाली और कहा, मैं चाहता हूं कि इस खाके में आप अपने शब्दों में नौकरियों का विवरण डालें। 3 दिन में उनके पास 1000 नौकरियां थी। एक हफ्ते के अंदर सर्वर मिल गया, डाटाबेस और एक नेविगेशन यूआई अनिल को सौंप दी गई। एक हफ्ते के अंदर वेबसाइट तैयार थी और Naukri.com वजूद में आई और मार्च 1997 के अंतिम दिनों तक आरंभ हो गई। उस समय बहुत से लोगों ने संजीव को चेतावनी दी थी कि नौकरी, नौकर आदि बहुत डाउन मार्केट शब्द है, लेकिन कोई चीज उनसे कह रही थी कि यह नाम बहुत खास, अनूठा है। उन्होंने अपने दिल की बात मानी और इसी नाम के साथ जुड़े रहे। आज यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उद्यमशीलता आस्था के इसी तरह के दर्जनों छोटे छोटे कदमों का नाम है, जो हर साल उठाए जाते हैं। अक्सर आपको प्रतिकूल निर्णय लेना पड़ता है। आप वजह नहीं बता सकते, लेकिन यह सही मालूम देता है और आपको यह अपने तरीके से ही करना होता है। उद्यमी बनने का निर्णय ही इन मध्य वर्गीय मूल्यों के प्रतिकूल है। डटकर पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, सुरक्षित और बंधी बंधाई तनख्वाह पाकर खुश रहो। पहले 6 महीने तक तो हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था। हम 2 फ्लॉपी लेकर अनिल लाल के घर जाते थे और वे साइट पर अपलोड करते थे। और उस समय हमारा वादा साइट पर कम से कम 1000 विज्ञापनों का था। मौजूदा और समकालिक 30 दिन से पुराना कोई विज्ञापन नहीं होता था। सारे विज्ञापन अखबारों से लिए जाते थे। जल्द ही साइट को देखा जाने लगा, क्योंकि यह उन थोड़ी सी साइटों में से थी जो भारत में रहने वाले भारतीयों को लक्षित करती थी, वरना ज्यादातर तो अप्रवासी भारतीयों के लिए होती थी। जब Naukri.com लॉन्च हुआ तो देश के केवल 14,000 इंटरनेट अकाउंट थे, लेकिन संजीव को यह भी बहुत बड़ी संख्या प्रतीत होती थी। फिर नौकरी को प्रेस कवरेज मिलना शुरू हुआ, क्योंकि पत्रकार भारतीय जनता के विषय में लिख रहे थे और जब वे उदाहरण देना चाहते थे तो आवश्यक रूप से नौकरी को उद्धृत करते थे, क्योंकि और कोई था ही नहीं। यह एक बड़ा विशेषता बन गया था। पहले 2 साल में बिना कोशिश किए ही
साइट को अच्छा खासा प्रेस कवरेज मिला था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब भी वे कोई बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। हमारे इंटरव्यू के बीच में भी संजीव के पास एक पत्रकार का फ़ोन आ जाता है। वे अपनी आंखें घुमाकर इजाज़त मांगते हैं। नौकरियों के ट्रेंड पर 10 मिनट बातचीत होती है। अभी भी संजीव बहुत सी चीज़ें संभालते हैं, करना पड़ता है। मुफ्त प्रचार किसी भी व्यापार के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। संपादकीय में 10 सेमी की जगह 100 सीसी के शुल्क विज्ञापन के बराबर होती है। राज यह है कि आप और आपकी कंपनी उस उद्योग के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति हो। रोजगार पर लिखने वाला कोई भी पत्रकार संजीव को ही फोन करेगा और वे उपलब्ध होंगे। दूसरी विशेषता जिसने नौकरी के लिए बहुत उम्दा काम किया था, वे इसके अपने प्रयोक्ता थे। जब लोगों ने कवरिंग लेटर में naukri.com पर आपके विज्ञापन का हवाला देते हुए आवेदन भेजना शुरू किए, तो रोजगार प्रदाताओं का भी ध्यान गया। यह कौन सी नई चीज है? लॉन्च के 6 महीने के अंदर 3000 मानव संसाधन प्रबंधकों और रोजगार प्रदाताओं को सीधे पत्र भेजे गए। 350 रुपये में आप साइट पर एक नौकरी पंजीकृत करवा सकते हैं। 6000 रुपये में आप वार्षिक सदस्यता पा सकते हैं, जिससे आपको वर्ष भर असीमित पंजीकरण मिल सकते हैं। और इस तरह naukri.com को बिजनेस मिलने लगा। हल्का फुल्का बिजनेस, शायद 2-2.5 लाख का, लेकिन दूसरे वर्ष ज्यादा स्पष्ट पत्र भेजे गए। एक वर्ष में आमदनी 8-9 गुना बढ़ गई थी। मैंने अपने और किसी प्रोडक्ट में ऐसा रुझान नहीं देखा था। संजीव उत्साह से कहते हैं, हम जानते थे कि इंटरनेट पर पैसा कमाना कितना मुश्किल है। पैसे की अहमियत हम जानते थे, क्योंकि हमारे पास हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। अचानक आय के संदर्भ में नौकरी शेष कंपनी से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई थी, हालांकि अभी भी यह मुनाफा बख्श नहीं थी। फिर 18 लाख रुपए प्रति वर्ष पर इसने लागत वसूल की। संजीव ने और सभी गतिविधि बंद करने का फैसला किया। अब न कोई रिपोर्ट, न डेटाबेस। मैंने सारे लोगों, सारे संसाधनों को नौकरी पर लगा दिया और कहा, यही भविष्य है। मैंने अंदाजा लगाया कि शायद यही वह बिग आइडिया है। भारत एक विशाल कामकाजी जनसंख्या वाला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास करता विशाल देश है। संजीव सही थे। जल्द ही दुनिया .com उछाल के नाम के पागलपन में डूब गई। वर्ष था 1999। निवेश बैंकर अपनी टाइयां उतार फेंक रहे थे और अलाम फलाम .com स्थापित कर रहे थे। 4 पन्ने की व्यावसायिक योजना से लैस होकर वे उद्यम पूंजी राशि के तौर पर $1 करोड़ पाने की सूरत में किसी के लिए भी, कहीं भी, किसी भी चीज को दुनिया भर में ऑनलाइन हावी बनाने का वादा कर रहे थे, और कुछ वास्तव में कामयाब भी रहे। संजीव के पास भी टोही आने लगे थे। हम आपकी कंपनी में निवेश करना चाहेंगे, वे कहते थे। उनकी शुरुआती प्रतिक्रिया थी, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। अब हम लागत निकालने लगे हैं। अब बढ़ना जारी रखेंगे। अगले साल 50 से 60 लाख रुपए कमाएंगे और मुनाफा हासिल करेंगे। मैं खुश रहूंगा। सच तो यह है कि वे घर से चलने वाली छोटी सी कंपनी में ही खुश थे। वर्षों के संघर्ष के बाद अब आखिरकार दूर क्षितिज पर वो मुनाफा लिखा देख सकते थे। मैं नहीं चाहता था कि जटिल अनुबंधों पर हस्ताक्षर करूं, किसी को अपने सिर पर सवार होने दूं और विकास करने के दबाव में रहूं। मैं सुकून से था, सीधे सरल जिंदगी जी रहा था। लगभग उसी दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं को .com, याहू, IPO मूल्यांकन के विषय में बातें करते पाया। मैं समझ गया कि यह कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, भले ही मूल्यांकन कुछ भी हो। लेकिन फिर एक वित्तपोषित प्रतिद्वंदी का लॉन्च हुआ, jobsahead.com का। केवल लॉन्च के विज्ञापनों का बजट नौकरी के वार्षिक टर्नओवर से 2 गुना बड़ा था। उनके पास बहुत पैसा था। जब यह हुआ तो संजीव को एहसास हुआ कि खेल बदल चुका है। आप अपने दम पर चलने वाली छोटी कंपनी नहीं रह सकते। 50 लाख का टर्नओवर, 5 लाख का मुनाफा। आपको 50 लाख के मुनाफे वाली 5 करोड़ की कंपनी बनना होगा। उस क्षेत्र में जाने के लिए वित्त की जरूरत होती है, क्योंकि इस दौरान हानियां भी होंगी। उन निवेशों के बिना आप ए क्षेत्र से बी क्षेत्र में नहीं आ सकते। निवेशक बैंकरों से तुरंत संपर्क किया गया। हमने उनसे कहा, देखिए, हमने अपना इरादा बदल लिया है। उन्होंने कहा, शानदार, बहुत बढ़िया, क्यों ना आप एक बिजनेस प्लान लिख कर दें। हमने जल्दी से अपने बिजनेस प्लान का खाका बना लिया, जो अब बहुत लज्जाजनक लगता है।
इन्फो एज को अप्रैल 2000 में आईसीआईसीआई वेंचर से वित्त प्राप्ति हुई। 36 लाख के टर्नओवर वाली कंपनी को 45 करोड़ का मूल्यांकन प्राप्त हुआ, जो उछाल के उस दौर में बहुत साधारण प्रतीत होते थे। 1 महीने बाद ही बाजार डूब गया। हम बहुत मायनों में खुशकिस्मत भी रहे, संजीव सोचते हुए कहते हैं। बाजार में मंदी आने के ठीक पहले हमें पैसा मिला था, इसलिए हमें मूर्खतापूर्ण ढंग से उसे खर्च कर देने का वक्त नहीं मिला। हमने उसे फिक्स डिपॉजिट में रख दिया और मंदी के दौर में ही हमने उस पैसे को टेक्नोलॉजी, उत्पादों, लोगों, दफ्तरों, विक्रय टीम, नए क्लाइंट जुटाने, नुकसान कम करने की कोशिश करते हुए खर्चा किया। इस दौरान अच्छी टीमों के निर्माण का महत्व सामने आया। कुछ लोग जो उस समय शामिल हुए थे, उद्यम पूंजी आने से ठीक पहले और उद्यम पूंजी आने के ठीक बाद उन्होंने शायद कंपनी को बनाने में मुझसे ज्यादा योगदान दिया है। संजीव सोचते हुए कहते हैं, मैं भले ही संस्थापक रहा हूं, 1990 से 2000 तक इसे अपने दम पर लाया हूं, लेकिन 2000 के बाद बहुत ज्यादा श्रेय बहुत से दूसरे लोगों को जाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति सीओओ हितेश ओबरॉय हैं। संजीव उन्हें वास्तविक सीईओ कहते हैं। आईआईएम बेंगलोर से प्रशिक्षित हितेश दिल्ली में हिंदुस्तान लीवर में काम कर रहे थे और उद्यम पूंजी से पहले के दौर में नौकरी के साथ जुड़े थे। उन्होंने यह कैसे किया, मैं हैरान थी। लेकिन वे उछाल के दिन थे। हर कोई और उनके चाची मामे किसी न किसी .com में काम करना चाहते थे। हितेश वास्तव में सलाह लेने के लिए संजीव के पास आए थे। उन्हें किसी और नई कंपनी से एक ऑफर मिला था। संजय ने .com में जिंदगी के बारे में 2-3 घंटे उनसे बात की। क्या देखना चाहिए, ऑफर कैसा है? अंत में उन्होंने कहा, यह सब ठीक है, लेकिन इसके बजाय आप हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? आप यहाँ ज्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि हम आपको कम पैसे और तनख्वाह तो देंगे, लेकिन आपको ज्यादा शेयर देंगे। हितेश आ गए। उन्हें अच्छा खासा शेयर मिला। और क्या आज इस बात से वो खुश नहीं है? दूसरी कंपनी तो कुछ महीने बाद ही धराशायी हो गई थी। उद्यम पूंजी की वित्तीय सहायता के बाद इन्फो एज और लोगों को रखने में सक्षम हो गई थी, क्योंकि बैंक में पैसा था। और .com के डूबने के बाद जब लोगों .com को छोड़ने लगे थे, तो नौकरी उन कुछ कंपनियों में से थी जिन्होंने अपना पैसा इंटरनेट के क्षेत्र में सुरक्षित रखा था। इसने विश्वास बनाए रखा, भर्ती करना जारी रखा। जब आप किसी कारोबार के बुनियादी मूल्य में सच्चा विश्वास रखते हैं, तो यह चक्रीय उतार चढ़ाव के बारे में नहीं होता। लोगों को खाना होता है, उन्हें नहाना होता है, उन्हें नौकरियां चाहिए होती है। जब बाजार डूबे तो बैंकरों ने अपनी जींस उठाकर रख दी और टाइयां वापस निकाल ली, लेकिन उद्यमी महज आस्तीनें चढ़ाते हैं और दोगुनी मेहनत से काम करते हैं। नौकरी .com ने इसी पर फोकस रखा, एक ठोस बिजनेस का निर्माण करने पर। कंपनी के पास बैंक में पैसा था और उसने इसे धीमे धीमे और योजनाबद्ध तरीके से खर्च किया। .com डूबा था, आईटी डूबा था, आम आर्थिक मंदी आई थी, 9/11 हुआ था, लेकिन उस अवधि में भी नौकरी का विकास होता रहा। बेशक यह बहुत भयानक समय था। सब जगह .com बंद हो रहे थे, उद्यम पूंजीपति हाथ खींच रहे थे, लेकिन आईसीआईसीआई ने धैर्य रखा। पैसे कई हिस्सों में आया था और अविश्वसनीय रूप से अत्यधिक था। यह कार्य निष्पादन से जुड़ा नहीं था। मानना होगा कि आईसीआईसीआई ने कुछ भी रोका नहीं। अंतिम हिस्सा पहले हिस्से के 1.5 साल बाद आया था, लेकिन मूल्यांकन पर फिर से बातचीत नहीं की गई। हमने बढ़ना जारी रखा, लेकिन बेशक यह मुश्किल समय था। ऐसा भी वक्त आया जब हम प्रति माह 25 लाख रुपए नकद गंवा रहे थे और हमारे पास 18 महीने का पैसा बचा था। वह हमारा सबसे बुरा दौर था। 2011-2001 के अंतिम दिन। मितव्ययिता की इसी मनोवृत्ति ने इन्फो एज की मदद की। हम जानते थे कि इंटरनेट पर पैसा कमाना कितना मुश्किल है। हम पैसे की अहमियत जानते थे, क्योंकि हमारे पास पैसे की हमेशा कमी रही थी। तो जब ये 7 करोड़ आए तो उन्हें खर्च करने को लेकर हम बहुत सावधान थे। आमतौर पर आप निवेश करते हैं, खर्चे बढ़ाते हैं और बाद में आय बढ़ती है, लेकिन यहाँ उत्साहवर्धक बात यह थी कि कंपनी ने जब विक्रय को बखूबी निष्पादित किया तो आय भी बढ़ती रही। और यह संजीव कहते हैं, बहुत कुछ हितेश के कारण हुआ। हितेश को विक्रय का कोई अनुभव नहीं था। वे लीवर्स में कमर्शियल इंजीनियर थे, लेकिन यह भी अच्छी बात साबित हुई। विक्रय किस तरह होना चाहिए, इसे लेकर उनके मन में कोई पूर्व निर्धारित धारणा नहीं थी।
कोई मकड़जाल नहीं था। कंपनी ने व्यवहारिक ज्ञान की नीति अपनाई। एक सेल्स पर्सन पर कंपनी को 10,000 रुपये तनख्वाह, एक मोबाइल फोन, साथ ही यातायात भत्ता, ऑफिस में जगह और कंप्यूटर के इस्तेमाल पर निवेश करना होता है। कुल मिलाकर 20,000 रुपये प्रति माह। अगर यह सेल्समैन 25,000 रुपये प्रति माह लाता है तो वह कंपनी में योगदान कर रहा है। फिर आप सेल्स में और ज्यादा लोगों को रखते जाते हैं, एक ढांचे और प्रणाली का निर्माण करते हैं, नई शाखाएं और नए बाजार खोलते हैं, और यही इन्फो एज ने किया। हर शाखा 6 महीने में आय व्यय बराबर करती रही। इससे पहले कि उन्हें पता लगता, इन्फो एज पूरे भारत में फैले 10-12 हजार ऑफिसों के साथ 300 लोगों की सेल्स संस्था बन गई। 10-12 ऑफिसों के साथ 300 लोगों की सेल्स संस्था बन गई। 2 साल नुकसान रहा और फिर कंपनी ने 9.5 करोड़ रुपए पर आय व्यय बराबर कर लिया। इस बीच इन्फो एज नोएडा के एक बड़े शानदार दफ्तर में पहुंच गई। उसने अनेक शाखाएं खोली, तकनीकी प्लेटफॉर्म और लोगों में निवेश किया। आज इन्फो एज में 1650 लोग हैं, जिनमें से 1200 सेल्स में हैं। आय व्यय बराबर करने के बाद कंपनी ने विस्तार किया। कार्यकारी दल का खोज अभियान तो पहले ही शुरू हो चुका था। कंपनी ने जीवन साथी वैवाहिक साइट 99 एकर्स और अलचौकड़ी.com प्रॉपर्टी साइट, नौकरी गल्फ मध्य पूर्व में स्थानीय नौकरियों की प्रवृत्ति, सामाजिक नेटवर्किंग साइट ब्रज.com और हाल ही में आस्क नौकरी और शैक्षिक पोर्टल शिक्षा.com को जोड़ा है। बिजनेस की बहुत सारी लाइन है, लेकिन नौकरी अभी भी प्रमुख ब्रांड है जिसके बारे में लोगों ने सबसे ज्यादा सुना है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी हुई और अधिकाधिक लाभदायक हुई तो 2005 तक आईपीओ लाना अत्यंत तर्कसम्मत हो गया था। नवंबर 2006 में इन्फो एज सफल आईपीओ लाने वाली विशुद्ध भारतीय.com बन गई थी। उस समय इसकी आय 84 करोड़ रुपए थी और लाभ 13 करोड़ था। अपने आईपीओ के 1 साल बाद भी इन्फो एज जबरदस्त गति से बढ़ती जा रही है। 2007-8 में आय 239 करोड़ रुपए और करों के बाद लाभ 55 करोड़ रुपए था। कंपनी की वर्तमान बाजारगत पूंजी $63 करोड़, 2500 करोड़ रुपए से अधिक है। बहुत सी कंपनियां उच्च वृद्धि के दौर से गुजरती है, लेकिन इन्फो एज की कहानी इससे बहुत आगे है। 2002 में वार्षिक टर्नओवर महज 3 करोड़ था और हानि 1.1 करोड़ थी। जिस साल हमारी 84 करोड़ रुपए 2005-06 की आय हुई थी, उस साल हमारी व्यापारिक योजना का मानना था कि हमारी आय 12 करोड़ रुपए होगी, तो हमने अपनी वृद्धि को जबरदस्त रूप से कम आंका था। अच्छी बात यह थी कि जब भी आईसीआईसीआई में यह ऑडिट होता था, किसने क्या वादा किया था और क्या प्रदान किया है, तो हम हमेशा फूलों की तरह महकते निकलते थे। बेशक बात सही समय पर सही जगह होने की भी थी। जब अर्थव्यवस्था एक बार फिर वृद्धि के दौर में पहुंची और इंटरनेट में विश्वास फिर से कायम हुआ, तो नौकरी.com ने मौके का भरपूर फायदा उठाया। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं, सही जगह और सही समय से मेरा मतलब कतई नहीं है कि वे महज खुशकिस्मत रहे। उत्पाद में बुनियादी यकीन था और इसने वास्तविक आवश्यकता की खाली जगह को संबोधित किया था। जब मैं उद्यमियों से बात करता हूं तो हमेशा कहता हूं कि अपने बिजनेस को उपभोक्ता की गहन परख पर आधारित करें, जिस तरह नौकरी स्थापित की गई थी। मान लेते हैं कि आपके पास इस तरह का विचार या गहन परख है, लेकिन फिलहाल यह कारगर नहीं होता, तो शायद यह अपने समय से आगे हो। इसे अपने दिमाग में सहेज कर रखें। जब माहौल बदलेगा, जब टेक्नोलॉजी बदलेगी, तो शायद आप बिंदुओं को जोड़ सकेंगे। पहले के विभिन्न टुकड़ों को जोड़ने और जीवन की अपनी धारणा को सामने लाने के लिए आईटी एशिया में जाना एक अच्छा ब्रेक था, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जो बस हो गया हो। संजीव हर साल एक्सपो में जाते थे, बस देखने, नए विचार पाने के लिए। उनकी तो एक रणनीति तक थी। बड़ी कंपनियों के स्टॉलों को छोड़ना और छोटे स्टॉलों पर जाना, वो ज्यादा दिलचस्प होते हैं। ढूंढे तो आप जरूर पाएंगे। उद्यमी साधक होते हैं और वो बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हर स्तर पर विभिन्न किस्म के दबाव काम करते हैं। आप विकसित होते हैं और उनके साथ तालमेल बिठाना सीखते हैं। जब खर्च नहीं निकल रहे थे तो एक खास दबाव था। जब हमने उद्यम पूंजी ली और बाजार डूब गया और हमें वृद्धि प्रदान करनी थी। जब आपके वित्त ज्यादा जटिल हो जाते हैं तो और ज्यादा दबाव होते हैं, और जब आप आईपीओ लाते हैं तो अलग तरह के दबाव होते हैं। संजीव के लिए
और विकास के दौर में चल रहे अधिकांश नए अन्य उद्यमियों के लिए रूपांतरण का अहम व्यक्तिगत क्षेत्र अपना कार्यभार सौंपना सीखना है। यह आसान नहीं था। मुझे यह समझना सीखना पड़ा, यह कंपनी अब मेरे अकेले की नहीं है। जब आप इस तरह की वृद्धि की ओर जा रहे हो तो बात अच्छे लोगों को साथ लेने, उन्हें एक बड़े लक्ष्य से जोड़ने और परिस्थितियों को कारगर बनाने की होती है। जब आप स्मार्ट लोगों के साथ लाएंगे तो वे अपनी जगह की मांग करेंगे, वे सम्मान की मांग करेंगे। आपको उन्हें सशक्त करना होगा और रास्ते से हटना होगा। लेकिन क्या होता अगर संजीव को सही समय पर पूंजी प्राप्त नहीं होती? क्या होता अगर .com उद्योग की स्थिति डामाडोल ही बनी रहती? क्या होता अगर वे अभी भी यही समझने की कोशिश करने में लगे होते कि उन बिंदुओं को कैसे जोड़ें? किसी को कितने वक्त इंतजार करना चाहिए? 5 साल, 8 साल, 10 साल? किस बिंदु पर उद्यमी को हाथ खड़े कर देने चाहिए, हार मानने का फैसला लेना चाहिए? कभी नहीं। संजीव कहते हैं, पहले 10 साल में मैं कभी भी छोड़ सकता था और मैं नाकाम उद्यमी रह जाता। मैं क्यों चलता रहा? क्योंकि मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था। और अगर आप किसी चीज के पीछे बहुत समय तक भागते रहें तो देर सवेर आपकी किस्मत खुल सकती है। अगर आप वाकई खुशकिस्मत हुए तो 5 साल में यह कर लेंगे। अगर आप सामान्य खुशकिस्मत हुए तो 10 साल में कर लेंगे। अगर आपकी किस्मत बहुत ही खराब हो तो 15 साल में कर लेंगे। लेकिन अगर हम इससे चूक जाते तो मैं वही करता रहता जो मैं कर रहा था और शायद 5 या 6 साल बाद किसी और चीज में सफल हो जाता। असल बात पर्याप्त समय तक और मेहनत से कोशिश करने की रहने की है। मुझे लगता है हठ एक ऐसा गुण है जो सफल उद्यमी होने के लिए आप में होना ही चाहिए। अगर आपको अपने काम से प्यार है और यह आपकी जिंदगी को मायने देता है तो मुश्किल समय में भी आप आनंद लेंगे। आप अपने दिल में आगे बढ़ते रहने का जोश पाएंगे। आप कभी उम्मीद नहीं खोएंगे। आपने देखा, नाकाम उद्यमी जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप हार मान लेंगे तो आप नाकाम उद्यमी होंगे। तब तक आप सहज, तब तक आप महज सफल नहीं हैं अभी तक। युवा उद्यमियों के लिए सलाह, जल्दी शुरू करें। आप तब तक गलतियां कर सकते हैं जब तक कि उन्हें करना महंगा ना पड़े, जब तक कोई प्रतिद्वंद्विता न हो। अपने बिजनेस प्लान को बढ़ा चढ़ाकर न बनाएं। वादा कम करें और ज्यादा प्रस्तुत करें। अच्छे लोगों का लाएं। उन्हें अपने सपने, अपने विचार को लेकर आश्वस्त करें और उनके साथ अपने धन को बांटें। शेयर का प्रस्ताव देते हुए उदार बने। अगर आप दौलत कमाने के लिए कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो न करें। बहुत संभावना है कि आप नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि मुश्किल दौर तो आएंगे ही। और अगर आपकी प्रेरणा पैसे से परे नहीं है तो मुश्किल और दौर आपका इम्तिहान लेंगे। आप छोड़ छाड़ देंगे और अपनी नौकरी पर वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर आप पैसे के अलावा कुछ कर रहे हैं तो आप मुश्किल दौर को पार कर जाएंगे। मैंने अवसर को देखा, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि यह कितना बड़ा साबित होने वाला है। मैंने बस यह कहा कि यह स्मार्ट विचार है, मुझे यह पसंद है। और यह सही विचार साबित हुआ, सही जगह पर और सही वक्त पर। अगर आप पर्याप्त जगहों पर पर्याप्त और लंबे समय तक रहे हैं तो आपको किसी न किसी रूप में अपने ब्रेक मिलेंगे। बस आपको इतना तेज होना होगा कि उन्हें पकड़ लें। आगे बढ़ने का मतलब बहुत कुछ को छोड़ना भी है। स्मार्ट लोगों को लाएं। अगर वो वाकई स्मार्ट है और अगर उन्हें अपने ऊपर विश्वास है तो वो अपनी खुद की जगह बनाएंगे और ऐसा काम करेंगे जो शायद आप न कर सकते हो, या हो सकता है आपने उनके बारे में सोचा ही न हो। और यह भी ध्यान रखें कि आप जो भी चुनाव करते हैं उसका प्रभाव परिवार पर पड़ता है। अगर आप शहर के किसी खास हिस्से में रहते हैं तो इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से उस स्कूल के चुनाव पर पड़ेगा जिसमें आपके बच्चे जाएंगे। साफ कहूं तो ये वे चुनाव थे जिनके निहित अर्थों पर मैंने सोचा नहीं था। शुक्र है सब कुछ ठीक ठाक रहा, बच्चे भी और परिवार भी। दूसरी कहानी, लगे रहो। शांतनु प्रकाश, एजुकॉम। सामान्य मध्य वर्गीय परवरिश के बावजूद शांतनु बीकॉम करते करते ही बिजनेस में लग गए थे। उद्यमशीलता की प्रवृत्ति आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करने के बाद तक भी जारी रही। उनकी कंपनी एजुकॉम्प आज भारत भर के स्कूलों में डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराने वाली अग्रणी कंपनी है। उद्यमी जन्मजात होते हैं या बनाए जाते हैं।
क्या उन्हें हमेशा से पता होता था कि वो जिंदगी से यही चाहते थे, या कोई अवसर सामने आया और उनकी राह रोशन कर गया था? शांतनु प्रकाश की परवरिश एक पूरी तरह से ठेठ मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि में हुई थी, लेकिन जिंदगी में बहुत जल्दी ही वे जान गए थे कि उद्यमशीलता ही उनका व्यवसाय होगा। जब वे कॉलेज में ही थे, तभी उन्होंने एक कंपनी शुरू की थी, और आईआईएम अहमदाबाद से प्रशिक्षित होने के फौरन बाद ही उन्होंने एक और कंपनी की नींव डाली। और यह 80 के दशक के उत्तरार्ध की उद्यमशीलता के प्रचलन में आने से सालों पहले की बात थी। शांतनु के बारे में जो बात आपको सबसे ज्यादा दंग करती है, वह उनका अत्यंत सहजता से अपनी कहानी सुनाना है। ऐसा नहीं है कि वे रातों रात कामयाब हो गए थे। इसमें दरअसल लगभग 2 दशक लगे थे, लेकिन मुश्किल दौरों, कमजोर विक्रय, कमजोर धनापूर्ति से गुजरकर भी वे कहते हैं कि यह कभी भी मुश्किल नहीं रहा। जब मैं पीछे देखता हूँ तो मेरी जिंदगी का हर एक साल मैं सोचता था मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा साल था। गुड़गांव के शानदार ट्राइडेंट होटल की कॉफी शॉप में बैठे हुए मेरे एक हिस्से ने कहा, ये साहब यकीनन झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मन में कहीं उनकी कही बात सचमुच मालूम दे रही थी। आपकी वास्तविकता वही है जैसा आप इसे बनाते हैं। अगर आप जिंदगी को इस दुनिया में सब कुछ अच्छा है के चश्मे से देखेंगे तो यह ऐसी ही होगी। यह पारंपरिक ज्ञान के विपरीत है। अपने आसपास की बड़ी और बुरी दुनिया के बारे में सावधान और पूरी तरह यथार्थवादी रहने का मध्यवर्गीय उसूल। लेकिन मैं बस यही कह सकती हूँ कि शांतनु के लिए यह फॉर्मूला काम कर गया लगता है। उनकी कंपनी एजुकंप पूरे भारत, अमेरिका और सिंगापुर के 9000 स्कूलों और 60 लाख छात्रों के लिए काम करती है, और 2007-8 के वित्त वर्ष में उसकी आय 276 करोड़ रुपए थी। इसका बाजार पूंजीकरण 7000 करोड़ रुपए है। लेकिन जैसा मैंने कहा, निर्माण से ज्यादा वह नजरिया दिलचस्प है जिससे इसका निर्माण किया गया है। लगे रहो। शांतनु प्रकाश का जन्म राउरकेला में हुआ था, एक छोटा सा शहर जिसकी बस एक ही उल्लेखनीय विशेषता है, स्टील प्लांट। डैड सेल में थे, मॉम एक स्कूल शिक्षिका थी। एक ऐसा परवरिश जो 70 के दशक में इस्पात शहर के हजारों बच्चों से भिन्न नहीं थी। 10वीं कक्षा के बाद परिवार दिल्ली आ गया और उनका दाखिला बड़े शहर के चमक धमक भरे स्कूल डीपीएस में हो गया। सामान्यतः अच्छे छात्र शांतनु श्रीराम कॉलेज कॉमर्स में चले गए, और तभी पहली बार यह स्पष्ट हुआ, यह लड़का अलग है। जब भी मेरे डैड सफर पर जाते थे तो मेरे लिए किताबें लाते थे। वास्तव में मुझे याद नहीं मुझे किताबों के अलावा कभी और कोई तोहफा मिला था। मैं बहुत पढ़ता था और शायद इसी ने मेरे दिमाग में कुछ खोल दिया था, बड़ी सोच, बड़ा क्षितिज वगैरह वगैरह। दूसरे, जब मेरे डैड रिटायर हुए और दिल्ली आकर बसना चाहते थे तो उन्होंने पाया कि उनके पास एक डीडीएफ फ्लैट खरीदने लायक पैसे भी नहीं है। सही है, तो मन में कहीं मैं सोचता था कि अगर मुझे पैसा कमाना है तो कोई नौकरी करने से बात नहीं बनेगी। एसआरसीसी के दिनों में ही शांतनु ने एक मित्र के साथ एक कंपनी शुरू की थी। काम था रॉक म्यूजिक कंसर्ट आयोजित करना। ऐसा नहीं था कि रॉक म्यूजिक से उनका कोई खास लगाव था, लेकिन यह अच्छा अवसर था। हम कंपनियों से स्पॉन्सरशिप इकट्ठा करते, होटलों में इन आयोजनों और शो को करते और टिकट बेचते। हमने बहुत पैसा कमाया था। कितना? 4-5 लाख। वाकई 20 साल पहले यह बहुत पैसा होता था। मैं सोचता था कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, और फिर मुझे स्टॉक मार्केट का चस्का लग गया। तो लगभग 2 साल तक रोजाना मैं दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में पहुंच जाता था, जब तक कि सारा पैसा गंवा नहीं दिया। और मैं सोचता था कि यह वाकई अच्छा है। हम कॉलेज नहीं जा रहे थे, वे सारे काम नहीं कर रहे थे जो ज्यादा एडल्ट होते थे। यह एक बिल्कुल ही अलग तरह का जोश था। शांतनु आईआईएम अहमदाबाद चले गए। हालांकि असल में वो एफएमएस दिल्ली के लिए ज्यादा उत्सुक थे। हंसते हुए, सच कहूं तो उस समय मुझे पता ही नहीं था कि इस एमबीए के मायने क्या है। हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में से कोई फॉर्म जमा करने हवाई जहाज से अहमदाबाद गया था, क्योंकि पोस्ट करने के लिए बहुत देर हो गई थी।
तो यह सब आखिरी पल में हुआ था। शांतनु आईआईएम चले गए, जबकि दिल्ली में इवेंट मैनेजमेंट का उनका काम फलता फूलता रहा। हम सबके साथ पूरे भारत में कंसर्ट की श्रृंखला करने का अनुबंध हो चुका था। बॉम्बे में कंसर्ट अभी होना था। आईआईएम अहमदाबाद के अपने पहले साल में हर वीकेंड पर मैं बॉम्बे जाता और अपने दोस्त के साथ इस कंसर्ट के आयोजन पर काम करता। वह जबरदस्त हिट रहा। हमने परफॉर्म करने के लिए रेमो को बुलाया था। इसका आयोजन बॉम्बे के एक होटल में किया गया था और एक बार जब मैं वापस आया तो डॉर्मेट्री के मेरे कमरे D14 के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था विजिटिंग स्टूडेंट। तो आईआईएम अहमदाबाद में 2 साल मैंने खूब मस्ती की। वाकई पहले साल में तो मैंने उसे गंभीरता से लिया ही नहीं था। फिर दूसरे साल मैंने कहा ठीक है चलो करिकुलम देखते हैं, देखे आखिर यह है क्या। मेरा हमेशा से यही बिंदास नजरिया रहा है। ये बच्चे इतनी मेहनत से क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ इतनी गंभीरता से लेने को क्या है। समझ रहा है ना इस तरह की बातें। काम शुरू करने के लिए आपको कोई पूंजी नहीं चाहिए। आप शून्य पूंजी से शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप काम शुरू नहीं कर सकते। उस समय कैंपस से मिलने वाली नौकरियों की तनख्वाहें भी इतनी आसमान को छूने वाली नहीं थी। शांतनु याद करते हैं कि 1998 में उनके बैच के 17 साथियों ने 7-8 हजार की तनख्वाहों पर सिटी बैंक में ज्वाइन किया था। हैरानी की कोई बात नहीं है कि शांतनु ने प्लेसमेंट पाने की कोशिश भी नहीं की। इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस में अपने दोस्त और पार्टनर के साथ उन्होंने एक कंपनी आरंभ की जिसका फोकस शिक्षा पर था। विचार स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने का था। बिजनेस मॉडल नया नवेला था। स्कूलों को निवेश नहीं करना था, उन्हें बस उस प्रत्येक छात्र के लिए मासिक शुल्क देना था जो लैब का प्रयोग करते और कई वर्ष के अनुबंध पर दस्तखत करते थे। यह वह समय था जब आईटी स्कूल में पहुंच रही थी। आईटी के आसपास एक रहस्य सा बना हुआ था। जब हम स्कूलों के प्रधानाचार्यों के पास जाकर बात करते तो वे खुले दिल से यह कहते हुए हमारा स्वागत करते कि स्कूल में कंप्यूटर लैब लगाने के बारे में हमसे ज्यादा ये लोग जानते हैं। तो हमें सच में अच्छी शुरुआत मिली। बहुत सारे स्कूल मिल गए थे। 2 साल में कंपनी ने 50 से 60 स्कूल हासिल कर लिए और करीब 200 कर्मचारियों को रख लिया। टर्नओवर 4 से 5 करोड़ का था। 1990 के हिसाब से यह भी जबरदस्त था। लेकिन पार्टनरों के बीच सैद्धांतिक मतभेद पैदा हो गए। मैं चाहता था कि कंपनी एक दिशा में जाए, वे चाहते थे कि दूसरी दिशा में जाए। लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारी अभी भी अच्छी पड़ती है। शांतनु ने अपने बूते पर कुछ करने का फैसला किया। पार्टनर ने कंपनी और लगभग सारा ही पैसा रख लिया, जबकि उन्हें नए सिरे से शुरू करना पड़ा। साल था 1992। एजुकॉम्प बहुत छोटे पैमाने पर शुरू हुई और एक विभिन्न फोकस के साथ। हार्डवेयर के बजाय एजुकॉम्प ने सॉफ्टवेयर का रुख किया। इसने अपना जो पहला उत्पाद लॉन्च किया वो था स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। स्कूलों के लिए एक प्रकार से उद्यम संसाधन योजना जिसे बनाने में 2 साल लगे थे। कागजों पर तो स्कूल को स्वचालित करना एक असाधारण मार्केट मालूम देता था। एक वास्तविक तकलीफ से आप मुक्ताबित होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत सफल उत्पाद नहीं था। इस उत्पाद को 10 स्कूलों में ले जाने के बाद शांतनु को समझ में आया कि हर स्कूल अपने अनुसार अनुकूल चाहता है और वे अनुकूलन के लिए भुगतान नहीं करना चाहते हैं। आईआईएम अहमदाबाद में केस स्टडीज के संदर्भ में हमें जो कुछ पढ़ाया जाता है वह वाकई प्रासंगिक होता है। लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हैं तो इन चीजों की कदर नहीं करते, क्योंकि आप हकीकत से रूबरू नहीं हुए होते हैं। यह ना जानते हुए कि एक बिजनेस को चलाने का मतलब क्या होता है, आप बाद में उन सबको को मुश्किल ढंग से फिर से सीखते हैं। इसके अलावा एजुकॉम्प ने अपनी जिंदगी शून्य पूंजी आधार से शुरू की थी। यानी एक दिन आपने ऐसे ही दुकान खोल ली, एक कमरे में कंप्यूटर लेकर बैठे और शुरू कर दिया? मैंने पूछा। हाँ, लगभग ऐसे ही। बिल्कुल शुरू में मेरे पास 2 कर्मचारी थे और वे 2 साल जो उत्पाद को विकसित करने में लग गए थे। स्कूलों के कंप्यूटर लैब के कुछ अनुबंधों से थोड़ा पैसा आता रहता था, वे कहते हैं, लेकिन फोकस बौद्धिक संपत्ति की इस सामग्री को निर्माण पर था।
इसके पूरी तरह से विकसित होने से पहले ही हमने बाजार में जाकर इसे बेचना शुरू कर दिया था और मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा सेल्समैन हूँ। इसलिए मैं कई स्कूलों को इसे खरीदने के लिए आश्वस्त कर सका और बिजनेस बढ़ने लगा। अंततः इस उत्पाद को छोड़ दिया गया और एजुकैम्प ने स्कूलों के लिए डिजिटल सामग्री और बाद में ई शिक्षा के क्षेत्र में पांव फैलाए। आज अगर आप उत्पाद के पोर्टफोलियो को देखें तो केजी से लेकर 12वीं तक लगभग हर क्षेत्र में कंपनी का दखल है। लेकिन आप इसे बहुत आसान जता रहे हैं। मैंने विरोध किया। 1992 से 2006 तक जब एजुकॉम सार्वजनिक क्षेत्र में आई थी, आप किस प्रक्रिया से गुजरे? सच कहूं तो मेरे लिए यह कतई मुश्किल प्रक्रिया नहीं थी और मुझे लगता है कि बाकी किसी भी चीज से ज्यादा यह मानसिकता का मुद्दा है। मुझे याद है पहले ऑफिस में पंखा तक नहीं था, लेकिन उस दौर में मुझे इससे कोई परेशानी होती ही नहीं लगती थी। मैं जो कर रहा था और जिस चीज को बना रहा था उसमें पूरी तरह रमा हुआ था। इसलिए जब मैं पीछे देखता हूँ तो मेरी जिंदगी का एक एक साल मुझे लगता था कि वह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा साल है, कि मैं सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा था जिन्हें करने की मैं उम्मीद कर सकता था। और यह बुनियादी तौर पर खुश होने में तब्दील होता है। तो मेरा विवरण देने का एक तरीका होगा मुझे शाश्वत आशावादी कहना। जब आप आशावादी होते हैं तो बाहरी माहौल की कुछ चीजें आपको वाकई परेशान नहीं करती। इन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया। इन इन तकलीफों में जाना कि कंपनी ने कैसे विस्तार किया थोड़ा धीमा था। उद्यमी स्मार्ट लोग होते हैं। वे जोखिम प्रतिफल समीकरण को बखूबी संभालते हैं। आईआईएम अहमदाबाद के डिग्री के साथ जोखिम बहुत ज्यादा नहीं होता। आप किसी भी वक्त कुछ शुरू कर सकते हैं। अगर वह सफल नहीं रहा तो कोई ना कोई आपको नौकरी दे देगा। यह सारा खेल एक अटल जुनूनी आशावादी होने का है। मेरे सामने यह संकट कभी नहीं रहा। क्या मैं सही काम कर रहा हूँ? क्या मुझे यह सब बंद करके कोई नौकरी कर लेनी चाहिए? कभी नहीं। 1998 में शुरू करने के 6 साल बाद एजुकम्प की आय 3.5 करोड़ थी। फिर कंपनी ने बढ़ना शुरू किया। 2000 में शीर्ष रेखा 12 करोड़ के आसपास थी। फिर इसने सच में गति पकड़ ली और 2007 से 8 के वित्त वर्ष में एजुकम्प की आय 276 करोड़ और विशुद्ध लाभ 70 करोड़ रुपए था। क्या 4 करोड़ के स्तर पर कुछ हुआ था जिसकी वजह से कंपनी में 50 से 60% विकास होने लगा था? क्योंकि बहुत से लोग बिजनेस शुरू करते हैं लेकिन उनमें से अधिकांश इस स्तर के जादू पर नहीं पहुंच पाते। शांतनु का विश्वास है कि 2 प्रश्न पूछे जाने चाहिए। क, क्या बिजनेस अंतर्निहित रूप से बढ़ाए जाने के योग्य है? ख, क्या बाजार में पर्याप्त बड़े अवसर है? हमारे मामले में हम जो हल पेश कर रहे थे वे टेक्नोलॉजी पर आधारित थे, इसलिए वे आसानी से बढ़ सकते थे। दूसरे, भारत में अवसरों की दुनिया असाधारण है। यहाँ 22 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, 10 लाख स्कूल है, 50 लाख शिक्षक है, इतना सब कुछ है। तो आज भी बाजार में पैठ का स्तर 2% से भी कम है और एजुकैम्प अगले 10 साल में 100% तक बढ़ना जारी रख सकती है, संतृप्त बिंदु तक पहुंचे बिना। इसके साथ ही बाजार में भी डिजिटल सामग्री के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखने लगी। यह 3-4 साल पहले हो सकता था, यह 3-4 साल बाद हो सकता था। जहां तक हमारी बात है, हम इसे लेकर जोश से भरे थे और मानते थे कि यह शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का तरीका है। आज एजुकैम्प की 75% आय स्कूलों की लाइसेंसिंग सामग्री से होती है, शिक्षकों को अपना काम बेहतर तरीके से करने में मदद करके। विकास करने के लिए आपको लोगों की जरूरत होती है, अच्छे लोगों की। बेशक सारी कंपनियां कुछ एक लोगों से ही शुरू करती है और सभी महत्वपूर्ण कार्यों को संस्थापक संभालता है। तब हर एक उद्यमी इस सवाल से जूझता है कि मैं अच्छे लोगों या अपने से बेहतर लोगों को कैसे ला सकता हूं। मैं उच्च स्तर के स्मार्ट लोगों के साथ काम करना चाहता था, लेकिन समस्या यह थी कि उच्च स्तर के स्मार्ट लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे। इसलिए बहुत जद्दोजहद रही। अंततः एजुकैम्प द्वारा प्रतिभा को आकर्षित कर पाने के अनेक कारणों में से एक यह था कि शिक्षा को लेकर लोग आसानी से भावुक हो जाते हैं। तरकीब किसी व्यक्ति के डीएनए की पहचान करना है। वो कहाँ कुछ अलग करना चाहता या चाहती है और भिन्न तरीके से प्रोत्साहन पाना चाहता या चाहती है। इसका मतलब बस मोटी तनख्वाह का चेक
नहीं है, बल्कि शेयर विकल्प, पार्टनरशिप का एहसास, शुरुआती संस्था का हिस्सा होना, तेज विकास सब है। इसी तरह मैं कुछ वाकई अच्छे लोगों को पार्टनर के तौर पर साथ ला सका। लगभग वे सभी अभी भी कंपनी के साथ है। एजुकेम्प में 4,000 कर्मचारी हैं, लेकिन लोगों के छोड़कर जाने की दर आश्चर्यजनक ढंग से कम है, 3% से भी कम। ऐसा क्यों? लोग खुश हैं, मैं ऐसा मानना चाहूंगा, और कंपनी साल में 100% विकास कर रही है। भारत में इस क्षेत्र में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से अब हम 5 गुना बड़े हैं। तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? कंपनी के सार्वजनिक क्षेत्र में जाने से आज एजुकेम्प में कम से कम 25 ऐसे कर्मचारी हैं जो डॉलर में लखपति है। नई पीढ़ी के सभी उद्यमियों की तरह लोगों को साथ रखने की गुप्त रेसिपी धन को बांटना है, और विकास की उष्मा को उद्यम पूंजी की सही समय पर दी गई खुराक से ईंधन मिलता है। एजुकेम्प को जून 2000 में 25 लाख की उद्यम पूंजी प्राप्त हुई थी। उस समय में आईटी और .com में आई तेजी को देखते हुए कोई खास संघर्ष नहीं था। पूंजी 2 महीने में ही निपट गई थी। क्या पूंजी आने के बाद जिंदगी में बदलाव आया था? व्यवहारिक रूप से कुछ नहीं। कैनवास हमेशा से बड़ा था। ज्यादा पैसे से आप बस ज्यादा पेंट खरीद कर बेहतर पेंटिंग करवा सकते हैं। 6 साल बाद जब विस्तार के लिए और पूंजी की जरूरत थी, तो एजुकेप ने तय किया कि आईपीओ के जरिए धन एकत्रित करेगी। हमारी कंपनी एक महत्वपूर्ण आकार में पहुंच गई थी, और हमें लगा कि पूंजी बाजार तैयार है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, जब आपकी इतनी छोटी सी कंपनी थी तो आप उसे सार्वजनिक क्षेत्र में क्यों ले आ गए? सेल्स 50 करोड़ रुपए सेल्स में 50 करोड़ रुपए। हम बहुत खुश हैं कि निजी शेयर पूंजी लेने की जगह हम कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र में ले गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि एजुकैम अपनी वृद्धि के ग्राफ में सही समय पर आईपीओ ले आई। तब से कंपनी प्रतिवर्ष 100% बढ़ रही है। लेकिन 20 साल से इस बिजनेस में रहने के बाद क्या थकान का एहसास हावी नहीं हो रहा? नहीं, मेरी भूमिका बदल रही है, कंपनी बदल रही है। हमारे सामने असाधारण वृद्धि का मौका है। एजुकेम का मूल्यांकन लगभग $1.5 अरब मई 2008 तक हुआ है। मेरा ख्याल है कि हम अगले 3 साल में $10 खरब की कंपनी बन सकते हैं। इसलिए मैं यकीनन कंपनी को विकास की राह पर ले जाने के लिए यहीं रहूंगा। दबाव के नए क्षेत्र भी हैं। मसलन एजुकेम अब स्कूल निर्माण कर रही है। अगले 2-3 साल में भारत में 150 स्कूल स्थापित करने के लिए कंपनी 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी उच्च शिक्षा में जाने के साथ ही भारत के बाहर अधिग्रहण करने की योजना भी बना रही है। तो एक बार फिर यह हमारा अब तक का सबसे ज्यादा उत्तेजनापूर्ण साल है, लेकिन 1995 में भी मुझे ऐसा ही लगता था। अपनी कंपनी को, अपने निर्माण को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक पूरा रोमांटिक पहलू भी है। अपनी कंपनी को बेहतर और बेहतर और बेहतर करते देखने की इच्छा, और हमेशा एक अगली उपलब्धि तो होती ही है। उपलब्धियां यकीनन इंसान को सक्रिय और गतिशील रखती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अपने लिए मुझे लगता है कि यह समझना कि मूल्य निर्माण कैसे किया जाता है एक बहुत ही आकर्षक विषय है। उपभोक्ता के व्यवहार को समझना, नए उत्पादों को बाजार में लाना, वाकई स्मार्ट लोगों के साथ काम करना, यह जरूरी है। अपनी जिंदगी के हर रोज मैंने इसका अनुभव किया है, और उन अनुभवों का निर्माण करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, जो मुझे जिंदा रहने की, कुछ करने की, कुछ अर्थपूर्ण करने की चुनौती देते हैं। खासकर उस बिजनेस में जो मैं कर रहा हूँ, यानी कि शिक्षा में। यह महसूस करना बहुत आसान है कि आप समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत खूब, लेकिन क्या पारिवारिक स्तर पर भी कोई बलिदान देने पड़े हैं? शायद मेरे परिवार वालों ने कह दिया था कि यह बंदा तो सनकी है, इसलिए जो यह चाहता है इसे करने दो। जब मेरी शादी हुई तो यकीनन उस समय मैं उद्यमी बन चुका था। मेरी पत्नी समझदार थी, लेकिन बिजनेस हर साल मेरे व्यक्तिगत समय में से और ज्यादा चाहता रहा है। जब आप उद्यमी बनते हैं तो असल में आर्थिक से ज्यादा समय की कुर्बानी देनी पड़ती है, और यह पैसे से कहीं ज्यादा महंगा बलिदान है। शांतनु स्वीकार करते हैं कि वह 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं, यहाँ तक कि इस इंटरव्यू के लिए भी। तो
इतवार को लंच के ठीक बाद का समय रखा गया है। मेरी जिंदगी पूरी तरह से एक आयामी है। हाँ, अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो अपने खाली समय को लेकर मैं बहुत सजग रहता। मैं यहाँ कितना काम कर रहा हूँ इसे लेकर बहुत सजग रहता हूँ। यहाँ मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि अपनी जिंदगी के अगले 10 साल मैं पूरी तरह से अपनी कंपनी को बनाने में लगा दूंगा। परिवार ने इसके साथ तालमेल बिठाना सीख लिया है, लेकिन आप इसे बलिदान की तरह बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं। मैंने हट की। यह बलिदान है, इसमें कोई शक नहीं। शायद मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि संतुलन बिठा सकूं या इसे सही ढंग से कर सकूं। मुझे इस बात पर कोई गर्व नहीं है। मेरा ख्याल है कि आदर्श स्थिति व्यावसायिक रूप से सफल होना और अपने परिवार और अन्य कामों शौकों के लिए पर्याप्त समय निकालना है। मेरे सामने यह अच्छी छोटी सी तस्वीर है। यह मेरे साथ नहीं हुआ है। यह एक ऐसी चीज है जो शायद मुझे सीखनी होगी। दरअसल हम सबको ही सीखनी होगी। युवा उद्यमियों को सलाह। जोखिम प्रतिफल समीकरण पूरी तरह से उद्यमियों के पक्ष में होता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि नौकरी करने की अपेक्षा उद्यमी होने पर आपको आर्थिक प्रतिफल कम मिलेगा। हाल ही में एजुकैंप ने एक ऑनलाइन शैक्षिक कंपनी में निवेश किया था। इस कंपनी थ्री ब्रिक्स इस सर्विसेज को आईआईएम के 3 बहुत ही युवा उद्यमियों ने शुरू किया था। चंदन अग्रवाल, रिजू और मोहित। वे 1.5 साल से बिजनेस में थे और फिर एजुकैंप ने उनकी कंपनी के 76% शेयर हासिल कर लिए। 2 वर्ष की छोटी सी अवधि में इनमें से प्रत्येक व्यक्ति अगर आज कंपनी में उनके 24% के शेयर का मूल्यांकन करे तो हर एक कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए का हकदार था। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो ऐसा कतई नहीं कर सकते, नामुमकिन। आप 2 वर्ष संघर्ष कर सकते हैं। अगर औसत कुल तनख्वाह 15 से 18 लाख रुपए प्रतिवर्ष हो तो 5 वर्ष में आप कितना कमा लेंगे? 18 गुना 5, सही। टैक्स के बाद आपके हाथ में तकरीबन 50 लाख आते हैं। 5 वर्ष में मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आप कोई भी बिजनेस करें आप इतना कमा सकते हैं। यह मानते हुए कि आप कम से कम थोड़े तो बुद्धिमान होंगे ही। 1 वर्ष के भीतर आपके बिजनेस का मूल्यांकन ही 50 लाख से ऊपर निकल जाएगा, चाहे आप कुछ करते हो। तो अगर कोई 24 वर्षीय उद्यमी मेरे पास आए तो मैं कहूंगा कि आप जो चाहते हैं, जिसमें आपको दिलचस्पी हो, जिसके लिए आपके अंदर जुनून हो, उसे चुने। क्या करना है, यह कैसे चुने। मैं ऐसी पृष्ठभूमि से आया हूं जहां मैं एसआरसीसी से अपना बीकॉम और फिर एमबीए किया। कोई योग्यता नहीं थी, सही। इसलिए मैं कोई भी क्षेत्र चुन सकता था। लेकिन आपको कुछ अहम उसूल दिमाग में रखने होंगे। क्या अवसर इतना बड़ा है कि आप कुछ योगदान देने और बुनियादी रूप से ऐसा कुछ बदलने में सक्षम है जो मूल्य